नमस्कार। इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग टेलीविज़न सीरीज़ के आज के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और हमारा आज का विषय है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या बौद्धिक संपदा अधिकार। हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञों का। मैं कामाक्षा मिश्रा SCERT से हूँ और मेरी दाईं ओर हैं आदरणीय डॉक्टर राजेश सिंह जी। सर, हम आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय राजेश सिंह सर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में निदेशक के पद पर हैं और आप रिसर्च एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट देखते हैं। सर का इस विषय में 22 वर्षों का लंबा अनुभव है और सर ने 500 से अधिक पेटेंट अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही 30 से अधिक प्रकाशन, कई अवार्ड्स और इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक्नॉलेजमेंट अवार्ड, जिसे केवल 2% टॉप साइंटिस्ट जहां पर एक्नॉलेज किए जाते हैं, उस लिस्ट में भी सर को स्थान मिला है। सर, हम बहुत गौरवान्वित हैं आपको आज स्टूडियो में पाकर। और मेरे बाईं ओर आदरणीय कुलदीप गैरोला सर हैं। आप संयुक्त निदेशक हैं विद्यालयी शिक्षा विभाग में और सर का 34 वर्षों का लंबा अनुभव इस राजकीय सेवा में है। हम गौरवान्वित हैं सर आज स्टूडियो में आपको यहाँ उपस्थित पाकर, और निश्चित तौर पर हमारे विद्यार्थी और हमारे शिक्षक साथ ही साथ हमारे समस्त दर्शक आपकी इस बातचीत से लाभान्वित होंगे। के विषय में कहना चाहूँगी कि सर ने राजकीय सेवा के साथ साथ एक मोटिवेटर की भूमिका भी निभाई है और एक बहुत अच्छी लीडरशिप पर पुस्तक सर की अवेलेबल है, जिसका नाम है नेतृत्व की डोर सफलता की ओर। इसके साथ ही सर ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है और इससे संबंधित सर की एक बहुत अच्छी पुस्तक चुटकी में विज्ञान और साथ ही साथ लीडिंग द इंडियन वे नाम की पुस्तक भी हमें दिशा निर्देश देने के लिए अभी उपलब्ध है। तो हम अपने दोनों विशेषज्ञों का आज इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं और बिना विलंब के अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आदरणीय राजेश सर से है कि सर, असल में ये बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या है? व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? थैंक यू मिश्रा मैडम। एक्चुअली बौद्धिक संपदा हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट्स अ इंटेलेक्ट बेसिकली, ये आपके दिमाग की उपज कि आप देखते होंगे कि सोसाइटी में आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देखते हैं और मन में विचार आता है कि मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो ही अगर इस तरह के विचार आते हैं, तो इस तरह के विचारों को अगर आप चाहते हैं कि हम इनके प्रति कोई संरक्षण लें या इनको कहीं पर जो है रजिस्टर्ड करें, तो ये बौद्धिक संपदा को आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और जैसे कि संगीत है, आप देख रहे हैं बहुत सारे संगीत को लेकर कॉपीराइट वायलेशन हो जाते हैं कई बार, और हमें बहुत हैवी पेनल्टी भी देनी पड़ती है। जो कॉपीराइट होल्डर होते हैं वो आपको उनको पेनल्टी देनी होती है अगर गलती से आपने उनका म्यूजिक यूज कर लिया। तो यही है कि अगर हम कोई भी संगीत है, कोई हम कोडिंग अच्छी करते हैं, उनको हम सेव करना चाहते हैं, स्ट्रांगली उनके प्रति अपना राइट लेना चाहते हैं, तो हम इनको ले सकते हैं। जैसे कि संपत्ति है आपकी, उनके अगेंस्ट आपको रजिस्ट्री करानी होती है ना, तो रजिस्ट्री क्या है? वो एक पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है। इसी तरीके से आप अपने विचार, जो आपके सॉल्यूशंस माइंड में चल रहे हैं, जो सोसाइटियल प्रॉब्लम्स को लेकर है, लाइक अगर उत्तराखंड पर्सपेक्टिव में हम देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, इवन रिवर रेजुन्युएशन। जैसे आपने देखा होगा गंगा रिवर रेजुन्युएशन में कितना गवर्नमेंट ने अच्छा पैसा भी लगाया और बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशंस उसमें लोगों ने अप्लाई किए, उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस जनरेट किए और उनको कहीं पर रजिस्टर्ड कराया। और बहुत सारी ऐसे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो आइडियाज़ को, उन आइडिया को रजिस्टर्ड करके आप उनसे कमर्शियल यूज कर सकते हैं मनी अर्निंग में। तो ये दिखेगा नहीं कि
आपके विचार आया, सॉल्यूशन आया, ये आपको वर्चुअली है माइंड में, तो इसको भी आप सेव करके इससे भी आप कमर्शियली इससे अर्न कर सकते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर्टी राइट करवाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं इसको। तो मेरा यानी विचार सर ये था। बहुत सुंदर सर, यानी सरल भाषा में यदि हम कहें तो बौद्धिक संपदा अधिकार असल में हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, अपने किसी भी आइडिया के लिए। यस। गेरोला सर, मैं चाहूंगी कि कुछ इनपुट सर आपकी ओर से इस संबंध में सर। हाँ, धन्यवाद कामाक्षा जी। और जैसा कि डॉक्टर राजेश जी ने बहुत अच्छा आप सबको और हम सबको बताया कि इसकी अवधारणा क्या है, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की आवश्यकता क्यों है, क्यों ये सब किया जाना चाहिए। तो खास करके जो सामाजिक समस्याएं हैं और उनके समाधान के लिए, रचनात्मकता को संरक्षित करने के लिए ये कंसेप्ट आया है। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो कॉपीराइट वाला मसला और ये जो पेटेंट का मसला है, इंग्लैंड से शुरू होता है 1617 ईस्वी में, जब वो मोनोपोली पेटेंट के नाम से एक चीज़ डिजाइन करते हैं और रखते हैं लोगों के सामने कि जो लोगों ने कोई विशेष चीज़ बनाई है वो संरक्षित रहे। बाद में जो हमें लेटेस्ट हिस्ट्री मिलती है वो 1790 में सैमुअल हॉपकिंस जो हैं पहला पेटेंट कराते हैं अमेरिका में, और जो कि पोटेशियम नाइट्रेट की बनाने की प्रक्रिया है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझेंगे कि किस तरह से पेटेंट इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद भारत में ये हिस्ट्री शुरू होती है 1856 से, और 1857 में पहला एक पेटेंट होता है जो कि एक लोहे की छड़ का होता है। तो ये भी आप समझेंगे कि वो छड़ कुछ विशेष होगी, जो आज देखते हैं टीएमटी सरिया होती हैं। तो इसी तरह की चीज़ें जो हैं, जो विशेष डिजाइन या विशेष कोई सामग्री कोई बना लेता है, तो कोई दूसरा उसका अगर प्रोडक्शन करना चाहता है, उपयोग करना चाहता है, तो वो तभी कर सकता है जब उसकी अनुमति हो जिसने इसे बनाया है। तो इसीलिए उसको राइट कहा गया है। तो 4 प्रकार के राइट हमारे कंट्री में हैं और या दुनिया में प्रचलित हैं। जैसे ट्रेडमार्क आपने देखा होगा कि प्रत्येक कंपनी का एक ट्रेडमार्क होता है, वो उसकी पहचान होती है, कोई दूसरा उस तरह का ट्रेडमार्क नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि किसी की कंपनी की सामग्री कोई उसकी विश्वसनीयता के आधार पर खरीद रहा होता है, कोई उसके उत्पाद का उपयोग उसकी विश्वसनीयता के आधार पर कर रहा होता है। तो कोई दूसरा अगर वही चीज़ मार्केट में लाकर देगा, तो वो जो जिसने बनाया है उसे वित्तीय हानि तो होगी ही होगी, साथ ही साथ उस उत्पाद के प्रति अगर जो लोगों में कोई कमियां पाई जाती हैं, तो वो भी जो मूल उत्पादक उसका होगा या जिसके पास ट्रेडमार्क होगा उसको नुकसान पहुंचेगा। तो इसको संरक्षित करने के लिए ट्रेडमार्क है। तो हर कंपनी का अपना ट्रेडमार्क है। इवन हमारे जो सरकारी विभाग होते हैं उनके अपने ट्रेडमार्क होते हैं, उनका अपना एक चिन्ह होता है। उस चिन्ह को भी कोई रिप्लिकेट नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं उपयोग कर सकता। तो आप देखते होंगे, जैसे आप देखते हैं जो हरे जो आपके पदार्थ हैं, खाए भोज्य पदार्थ हैं, उनकी जो कंपनियां हैं उनके अपने ट्रेडमार्क होते हैं। तो कई सारे प्रोडक्ट आप जानते हैं, जो भी आप घर में यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको नाम से आप बुला रहे हैं तो वो उनका ट्रेडमार्क है। तो इस तरह से दूसरी चीज़ जो इसमें आती है, तो ये तो पूरी कंपनी के प्रोडक्ट को संरक्षित करने की बात आ गई। जो ट्रेडमार्क आएगी, जिस ट्रेड में वो कंपनी है या जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट हो सकता है, कई प्रोडक्ट उसके अंदर अंदर आ सकते हैं। लेकिन दूसरा जो बड़ी चीज़ है उसे जिसे हम पेटेंट कहते हैं, जिस पर अभी डॉक्टर राजेश ने आपसे बात कही, तो पेटेंट है कि कोई समस्या का समाधान, कोई आपने मॉडल बनाया है, कोई सामग्री बनाई है आपने ऐसी जो किसी समस्या का समाधान देती है। जैसे आप कह रहे थे कि आपने देखा कि बरसात में पानी बहुत गंदा होता है, तो क्या कोई आदमी ऐसी मशीन बना सकता है जो स्रोत पर ही पानी को अच्छा कर दे, या ऐसी पोर्टेबल मशीन होगी जो जगह कम घेरे और घर में पानी शुद्ध आए? इस तरह का विचार लोगों के मन में आते हैं। तो यही यही समाधान है। हम आज जो कुछ भी देख रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो देख रहे हैं, हम चाहे मोबाइल ले लें या चिप ले लें या बिजली के एलईडी बल्ब ले लें, या इस तरह की कोई भी चीज़ आप देखेंगे, तो ये सब अपने आप में कभी ना कभी पेटेंट हुई होंगी। तो दूसरा दूसरा चीज़ ये है। तो बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये सब कुछ? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप नववैज्ञानिक हैं, आपके जो विचार हैं, उन विचारों से अगर कोई चीज़ बन सकती है, कोई डिज़ाइन बन सकता है, कोई मॉडल बन सकता है, वो आपका है। तो हो सकता है कि समाज उसको उपयोगी पाए, या जो संस्थान अभी आपको प्रक्रिया बताई जाएगी किस तरह से पेटेंट होता है, वो उसको उपयोगी पाएँ, तो वो आपका संरक्षण रहेगा, आपका उससे नाम होगा, आपको उससे आर्थिक लाभ भी होगा और समाज का भी भला होगा। तो तीसरी चीज़ जो है वो कॉपीराइट है। तो 3 प्रकार के जो बौद्धिक संपदा अधिकार, मैंने आपसे बात की अभी पहले, ट्रेडमार्क की बात की, पेटेंट की बात की, और अब मैं कॉपीराइट की बात कर रहा हूँ। तो कॉपीराइट मुख्यतः जो है ये लेखन सामग्री है। किसी ने कोई कविता लिखी है, किसी ने कोई उपन्यास लिखा है, किसी ने कोई लेख लिखा है, किसी ने कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट लिखा है,
ये कॉपीराइट में आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, किसी ने कोई विशेष पेंटिंग बनाई है, किसी ने कोई विशेष म्यूजिक दिया है, तो जैसा अभी डॉक्टर राजेश बता रहे थे कि एक का म्यूजिक दूसरा यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये सब इसलिए है कि ताकि जो जिसकी मूल संपत्ति है, जिसने वो अर्जित की है, जिसने वो विकसित की है, वो उसको लाभ मिले। तो और लोग प्रोत्साहित हों समाज में कि इस तरह की चीज़ें और आनी चाहिए। तो ये कॉपीराइट में आता है। इसके बाद जो चौथी चीज़ आपके पास है वो हमने बता दिया आपको। नंबर 1 ट्रेडमार्क, नंबर 2 कॉपीराइट, नंबर 3 पेटेंट, और इसके बाद डिज़ाइन। जो डिज़ाइन आप बनाते हैं कोई किसी विशेष पर्पज़ के लिए, वो भी अपने आप में आजकल एक कॉपीराइट डिज़ाइन का एक राइट है। वो डिज़ाइन आप किसी उपयोग के लिए बनाते हैं, किसी शहर का बनाते हैं, किसी विशेष बिल्डिंग का बनाते हैं, और वो चाहे बिल्डिंग नहीं बनी है, लेकिन आप उसमें बताते हैं कि इसमें ये स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, तो वो सब आपके कॉपीराइट में आएंगे, डिज़ाइन कॉपीराइट में। इसी तरह से आजकल तो जो आपका कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया है, उसमें तो डिज़ाइनों की भरमार है, तो ऐसे डिज़ाइन आपके कॉपीराइट होंगे। और एक बड़ी नई चीज़ इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनरली लोग इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में नहीं लेते हैं, लेकिन ये भी जाननी ज़रूरी है, जिनको हम कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, जीआई टैग। ये एक किस्म से किसी रीजन विशेष का कॉपीराइट है। जैसे कि हम उत्तराखंड में हैं, तो हमें कुमाऊं की जो ऐपण है, वो जीआई टैग प्राप्त है हमारे देश में। और उसी तरह से हमारे कई सारे खाद्य पदार्थ हैं, हमारा झंगोरा है, हमारे जो मंडवा है, इस तरह से बहुत सारे हमारे जो पदार्थ हैं वो जियोग्राफिकली इंडिकेटेड है। मतलब दुनिया में कोई भी उस प्रोडक्ट को बेचेगा तो उसे बताना होगा कि ये प्रोडक्ट वहाँ का है। वो ऐसा नहीं कह सकता है कि ये आप कहीं दूसरी जगह पैदा हो और कहे कि ये मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स भी एक तरह से ये राइट्स हैं उस रीजन के, उस समाज के, जो लोग उसको उत्पादित कर रहे हैं। तो ये हमारे बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। और भारत में भी इसकी कहानी बड़ी अच्छी है। 1856 में ये भारत में शुरू हुआ था, और पहला जो मैंने आपको बताया 1857 में एक उसको मिला, और अभी 1970 में हमारे दोबारा से ये रिवाइज हुए हैं, और समय समय पर होते रहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारे देश में बताया, मैं देख रहा था कि लगभग 50,000 पेटेंट के लिए लोग आवेदन करते हैं साल दर साल, और बड़ी संख्या में उसमें स्वीकृत भी होते हैं, कई सारे उसमें औद्योगिक उत्पादनों में भी जाते हैं। तो विद्यार्थियों के संदर्भ में अगर हम इसको देखें, तो जैसे हमारी कई सारे कार्यक्रम हैं, जो साइंस एग्जीबिशन होती है, सबसे मूलतः बहुत दिखने में छोटा कार्यक्रम लगता है कि बच्चों ने कोई मॉडल बनाया और वो अब वर्तमान में आया और वो राष्ट्रीय पुरस्कार तक पाया गया, लेकिन पुरस्कार पाने के बाद उसे अंदर रख दिया गया, जबकि वो एक अपने आप में बड़ा वैज्ञानिक समाधान था किसी समस्या का। तो विद्यार्थियों को जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो मॉडल आपने बनाया, और उनके टीचर्स को और अभिभावकों को और हम जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, कि अगर बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी में भी, जिसके मॉडल्स आगे नहीं जाते हैं, कहीं किसी और प्रतियोगिता में नहीं जाते हैं, अगर उसमें भी कोई ऐसी सामग्री है कि जो लगता है कि नई नई प्रकार की है, ये विशेष तरह की सोच है, तो उसको पेटेंट कराए जाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और खास करके हमको शिक्षा विभाग को इसमें लीड लेनी चाहिए कि हम उनको फॉलो करें, जो कंसर्न हमारा इंडियन पेटेंट ऑफिस है, उनके साथ कांटेक्ट करके, या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पेटेंट में एक्सपर्टाइज रखती हैं, जैसे आप डॉक्टर राजेश कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों की हम मदद ले सकते हैं कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवाएं। बहुत जी। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ने हमको ये तो बताया ही कि हमारे ये जो पेटेंट करने का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है, इसके विषय में भी सर ने हमें बहुत हमारा ज्ञानवर्धन यहाँ पर किया। और साथ ही साथ सर ने ये भी बता दिया कि विद्यार्थियों के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सर ने बात की, हम ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, ये 4 प्रकार के तो सर ने डिस्कस किए ही, जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन राइट्स की बात सर ने की। और साथ ही साथ हमको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, टैग्स के बारे में भी हमें बताया यहाँ। तो सर, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका सादर धन्यवाद। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे युवा इनोवेटर्स के लिए क्यों इतनी आवश्यक है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों जाने वो इस बात को सर? राजेश सर, मेरा प्रश्न ये आपसे जी है जी कि क्यों जाने वो इस जी जी थैंक यू प्रॉपर्टी मैडम। राइट्स के बारे एक्चुअली जो गैरोला साहब ने अभी बहुत ही अच्छे से बताया कि हमारा पेटेंट्स होता है, कॉपीराइट होता है,
ट्रेडमार्क होता है, डिज़ाइन होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेड सीक्रेट भी है एक ना, जैसे रेसिपी है कोई, आपने देखा होगा कि इतनी सारी रेसिपीज़ है जो कि ट्रेड, कोक है, कोक का अपना ट्रेड सीक्रेट है, ये है। इवन इसके अलावा भी चिप डिज़ाइन, ये भी एक तरीके का जो अभी हम देख रहे हैं कि हम सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, और अभी हमने 3 बहुत बड़े डिज़ाइन चिप फैब्रिकेशन के प्लांट भी लगाए हैं। तो वो चिप फैब्रिकेशंस को भी हम एज ए चिप डिज़ाइन को फाइल कर सकते हैं। तो ज़रूरी इसलिए है कि अगर हमारे माइंड में कोई थॉट प्रोसेस आता है, कोई सॉल्यूशन आता है किसी प्रॉब्लम का, तो हम उसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनाएं। देखो कई बार क्या होता है कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, ऐसे स्कूल्स में होता है। और हमने देखा होगा कि जो बच्चों की तादाद है कॉमर्स और आर्ट को, तो वो लोग साइंस सोचते हैं कि पेटेंट सिर्फ साइंस के लोग ही लिख सकते हैं, बट पेटेंट्स या ये आईपीआर की कोई बाउंड्रीज नहीं है पहले तो, कि कोई भी थॉट आ सकता है। मैं आर्ट का बंदा हूँ, मेरे माइंड में एक थॉट आया, अब वो थॉट आ गया लेकिन मुझे नहीं पता है कि उसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है यहाँ पर वो है प्रॉपर टीम मैनेजमेंट, कि भाई अगर मेरे माइंड में थॉट आ गया, मैंने एक नॉन वर्किंग प्रोटोटाइप तो बना दिया, विच आई हैव सीन इन सो मैनी अर्लियर साइंस एग्जीबिशन, कि वहां पर बच्चे बहुत अच्छे थॉट प्रोसेस से नॉन वर्किंग प्रोटोटाइप को डिजाइन करते हैं। वो नॉन वर्किंग प्रोटोटाइप ठीक है, बट जब हम उसको जाएंगे कि हम इससे इसका कमर्शियल कोई फायदा ले, इससे मुझे कुछ बेनिफिट हो, किसी कोई मैं कंपनी अपना कोई स्टार्टअप या कोई एंटरप्रेन्योरशिप या कोई बिजनेस मैं इससे स्टार्ट करूं, तो मुझे फंक्शनल प्रोटोटाइप चाहिए होगा। ठीक है, तो फंक्शनल प्रोटोटाइप को डिजाइन करने के लिए मुझे नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो नॉलेज सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में शायद नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमें कोलैबोरेट करना चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। हमारे आसपास अगर हम उत्तराखंड पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे आसपास आईआईटी रुड़की है, हमारे आसपास बहुत सारे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, हमारे आसपास प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे हैं। सर मेरा प्रश्न यहाँ पर है कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी ने भी यस इस प्रकार का यस कुछ यस, कार्य किया? हमारी यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली जुलाई में 1 मंथ का समर इंटर्नशिप हमने इनवाइट किया। तो हमारे कुछ स्कूल्स के जो कि सेंट जूस है, एन मैरी है, कुछ स्कूल्स के बच्चों ने उनमें रजिस्टर्ड किया, तो अराउंड 42 स्टूडेंट ने वो इंटर्नशिप ज्वाइन की। और हमारा इंटर्नशिप का सार था कि किस तरीके से हम ऐसे रोबोट्स फैब्रिकेट करें जो कि सोसाइटी को किसी न किसी तरीके से यूजफुल हो, लाइक वेस्ट कलेक्टिंग रोबोट्स हो, कि लाइक हम अपने प्रीमिसेस में, लाइक यहाँ का प्रीमिसेस जहाँ पर हम अभी बैठे हैं, इस प्रीमिसेस में अगर एक रोबोट हम सोचे कि चलकर आए, वो खुद नॉक करे, ह्यूमन विदाउट ह्यूमन बीइंग, और वो नॉक करके खुद कूड़ा कलेक्ट करने की करे, मतलब ठीक है हम उसमें डालें, बट वो क्या होगा, उसमें कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है और उसको दिन भर हम इस टास्क में लगा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन होगा तो थक जाएगा। मैं लेकिन विजुअलाइज कर पा रही हूँ कि बच्चों को बड़ा लाइव एक्सपीरियंस रहा होगा या आपके तो वो संस्थान हमने में। उसको किया, और लास्ट में 6 आइडिया थे, हमने उनको बहुत ही अच्छे से मैच्योर कराया, क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, कोई भी प्रोटोटाइप हम बनाने से पहले हमें पेपर वर्क करना होता है, एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है कि भाई अगर मैं वो डॉक्यूमेंट बनाता हूँ तो मेरी 60% प्रॉब्लम, जो पूरे सॉल्यूशंस बनना था जो, उसका 60% सॉल्यूशन हो चुका होता है अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर लूँ तो सबसे पहले मुझे प्रायर आर्ट करनी होगी, देखना होगा उसका रिव्यू क्या है, कितने लोगों ने इस टाइप के प्रोटोटाइप बनाए हैं, इस तरीके के सॉल्यूशन बनाए हैं, तो मुझे वो डॉक्यूमेंट अगर एक बार बना लूंगा मैं, तो उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने से मेरी 60% प्रॉब्लम क्लियर होगी। इसकी मैथोडोलॉजी क्या होगी, इसमें मैं सेंसर्स कौन से यूज़ करूंगा, एक्चुएटर्स कौन से यूज़ करूंगा, डिस्प्ले डिवाइसेस कौन से यूज़ करूंगा, कम्युनिकेशन मैं किस वे से कराऊंगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो हमने ये किया, और 6 पेटेंट्स जो है वो उन स्कूल के बच्चों ने कुमुलेटिव किए, और हमने उनको बहुत अप्रिशिएट भी किया। वो फाइल होने के बाद पब्लिश भी हो गए हैं, जो हमारा आईपीआर जनरल है भारत सरकार की, और होप सो के मे बी इन रिव्यू प्रोसेस 1-2 ईयर्स में रिव्यू होंगे, एफईआर आएगी, और वो शायद हो सकता है ग्रांट भी हो जाए। तो बहुत ही ट्रेडिशनल हमने सोचा कि भाई डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए हम रोबोट बनाएं, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में ही या आपके आपके प्लेस पर भी, स्कूल में भी रिसेप्शनिस्ट फिजिकली है, तो अगर पेरेंट्स ज़्यादा आ गए या काउंसलिंग है, उस समय बहुत सारे पेरेंट्स की क्यूरियोसिटी होती है, तो ऐसे अगर गैजेट हम बना ले कि वो उस ग्रुप को या उस भीड़ को
रोबोट मैनेज करे, क्योंकि वो ऑटोमेट मशीनरी है, वो थकेगा भी नहीं और वो रिपीटेटिवली टास्क कर सकता है। एक टास्क को 20 बार करवा सकते हैं हम, 50 बार करा सकते हैं इनफाइनाइट टाइम। तो इस तरीके के मुझे लगता है कि ऐसे सॉल्यूशंस हम सोचें, और अगर हमारे माइंड में आ गया तो हम उसे प्रोटेक्ट जरूर कराएं। फिर कल ये ना हो कि आपने सोचा और आपके और वो बगल वाले मटेरियलाइज होने स्टूडेंट से ने पहले ही वो चला गया चला किसी और गया के पास। चला तो गया। ये कुल मिला के तो विचारों को सुरक्षा प्रदान सुरक्षा करना है। प्रदान करना जी है basically। सर, एक बार हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्टेप वाइज हमें बताया जाए कि असल में आईपीआर को के लिए हम आवेदन कैसे करेंगे, सपोज, है ना? तो सर उसका प्रोसेस भी हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को, हमारे मेंटोर्स को जरूर पता होना चाहिए। जी जी जी। तो सर इसे एक बार एक्चुअली शेयर करें। हम चाहें तो खुद भी कर सकते हैं पेटेंट्स फाइल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम जाएं भारत सरकार की एक वेबसाइट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की। उसमें आप जाएं और उस वेबसाइट में आपको पूरे फॉर्म्स मिलेंगे, बिकॉज इट्स अ लीगल प्रोसेस। जी और मुझे लगता है कि एज ए टेक्नोलॉजी अगर मैं वो लीगल सीखने लगूं कि वो फॉर्म 2 का मतलब क्या है, फॉर्म 5 का मतलब क्या है, फॉर्म 16 का क्या मतलब है, एक एक है कि रिवीलिंग द डिटेल ऑफ इन्वेंटर्स, ऐसे फॉर्म्स हैं। तो वो फॉर्म्स में समझूं, इससे बढ़िया है कि मैं अपनी इनोवेशन पे ज्यादा काम करूं। तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो कि आईपीआर पे अटॉर्नी हैं, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो हमें कहते हैं कि आप हमें मेरे क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन पूछेगा वो आपको एक डॉक्यूमेंट में, आप उनके आंसर्स दे दीजिए, सिस्टम का क्या डिस्क्रिप्शन है वो दे दीजिए। जब आप वो दे देंगे तो अटॉर्नी वो फॉर्म्स खुद भर लेता है, फॉर्म 2, फॉर्म जो भी फॉर्म है रेलेवेंट टू और ये फाइल सब द पेटेंट। ऑनलाइन ऑनलाइन अवेलेबल है। अवेलेबल भी जी है, हम खुद भरना चाहें। लाइक मुझे लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे हमारे पास एक आईपीआर की डिवीजन है, उस डिवीजन में स्पेशलिस्ट है, अटॉर्नी है, हमने रिक्रूट किया हुआ। वो अटॉर्नी को हम उनके 5-6 क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, वो अटॉर्नी फाइल करता है, फिर डॉक्यूमेंट बनाता है। देन यू सी द फेस ऑफ दैट पेपर। आप देखेंगे वो पेपर, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही सुंदर बन गया, बिकॉज वो अपने इनपुट भी ऐड करते हैं उसमें। क्योंकि आप एज ए इनोवेटर हो सकता है आपका माइंड टेक्निकल बहुत चलता हो, बट जैसे ही आप कलम लेके लिखने बैठे तो आप 4 लाइन भी ना लिख पा रहे हो। तो आप उसको कम डेटा दें तो वो उससे इंटरप्रेट करके, आपसे सुनकर, आपसे बात कर कर वो कुछ तथ्य निकाल लेगा, एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उस डॉक्यूमेंट से फॉर्म में जो लीगल वे से फाइल करना है वो सबमिट हो जाएगा गवर्नमेंट को। जैसे ही वो सबमिट हो जाता है, सबमिट होने के बाद वो फिर एक आईपीआर, भारत सरकार की आईपीआर जनरल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जनरल, भारत सरकार, उस जनरल में पब्लिश होता है वो पेटेंट। जिससे कि कोई ऑब्जेक्शन करना चाहे, क्योंकि वो पब्लिक में ओपन है, तो कोई भी उस पेटेंट पे कि नहीं भाई ये तो मेरा ऑलरेडी फाइल है, तो आपका वो कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट उसको ओपन कर दी। अगर कोई ऑब्जेक्शन 6 महीने तक नहीं आया तो फिर वो उस आपके नाम से। वो नाम नहीं होता, उसके बाद भी प्रोसेस है। फिर वो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, जो आईपीआर देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो रिव्यू करते हैं उस डॉक्यूमेंट को। और आपने कुछ क्लेम करे होते हैं अपने इनोवेशन के रिगार्ड में, 5 क्लेम, 8 क्लेम, 10 क्लेम, जो भी है, वट एवर यू हैव डन, उस क्लेम को के ऊपर चेकिंग होती है कि भाई आप क्लेम कर रहे हैं कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो वाटर को प्योरीफाई कर रहा है, उसकी प्योरिटी सेंस कर रहा है यूजिंग पीएच सेंसर। लेकिन ये क्लेम अगर मिल गया किसी और के डॉक्यूमेंट में, तो वो उस पर रेज करेगा कंसर्न कि ये डॉक्यूमेंट पब्लिश है, उसने ये क्लेम ऑलरेडी जस्टिफाई किया हुआ है, कि आप कैसे बताएंगे, कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि ये डिफरेंट है। तो आप उसको एफईआर को सपोर्ट करके आंसर्स दे दो, जैसे पब्लिकेशंस में होता है ना रिव्यू ऑफ की भी, रिव्यूअर्स के कमेंट आ गए हैं, ऐसे ही पेटेंट में कमेंट्स आते हैं क्लेम्स के ऊपर। तो आप उसको जस्टिफाई करो। अगर अटॉर्नी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर जो भारत सरकार का है, पेटेंट एग्जामिनर, वो अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपको ग्रांट कर देता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, मान लिया 8 क्लेम थे और आपके 6 नोवल निकले ही नहीं, तो वो आपको डिस्पोज कर देता है उसको, मतलब वो फिर कैंसिल हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, इजी है, बट इट्स स्टार्टिंग में 1.5 2 साल 3 साल का टाइम आपको लगेगा, मतलब पूरे प्रोसेस में। बट इसमें भी है कि मान लिया मैं किस डोमेन में कर रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री में कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स ले रहा हूँ, मैं मैकेनिकल ले रहा हूँ, मैं बायोटेक्नोलॉजी ले रहा हूँ, मैं लीगल ले रहा हूँ, मैं किस वे में फाइल कर रहा हूँ, किस डोमेन में। तो जैसे अभी एआई चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं इस समय एआई वाले या आईओटी वाले डोमेन के पास है। तो कुछ पेटेंट, जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी ले लिया या बायो मेडिकल ले लिया, बायो मेडिकल में कम एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं और 1 1.5 साल में भी पेटेंट ग्रांट हो रहे हैं। पहले तो
मेरे 2014 में मैंने पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से मेरे 21 पेटेंट्स फाइल थे, वो 22 में ग्रांट हुए हैं, 22-23 में ग्रांट हुए, 8 साल बाद। लेकिन अब गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत उसमें लंबा भी था, इतना टाइम टेकिंग बट प्रेजेंट गवर्नमेंट टेकन और स्पीड अप दिस प्रोसेस। उन्होंने इस प्रोसेस को बहुत रैपिड किया है, और अब जितने भी पेटेंट 21, 22, 23 में फाइल हो रहे हैं वो विद इन 1.5, 2.5, मतलब इस समय तक हो जा रहे हैं ग्रांट। और ग्रांट हो गया तो आप फिर या तो खुद कंपनी ढूंढें, या कोई कंपनी आपका पेटेंट पड़ा है, देख लिया उसने और वो चाहता है कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को बनाऊंगा, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी कर सकते हो अपनी शर्तों पर, कि भाई मैं एक गो में पैसा लूंगा, या फिर मैं पर प्रोडक्ट जो बिकेंगे मैं उन पर प्रोडक्ट पैसा लूंगा, पूरी समय रॉयल्टी लूंगा। तो ये बेनिफिट है और ये तरीका है। ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी है, हमारे टीचर्स, बच्चों के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी इस फील्ड से जुड़े हैं उन सभी दर्शकों के लिए ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और मैं स्विच करती हूँ आदरणीय गैरोला सर की तरफ। सर, कॉपीराइट का अनुभव तो आपके पास भी, तो सर इस पे आप कुछ विजनिंग ज़रूर हमारे दर्शकों की कर सकते हैं। जरूर। आप प्लीज सर। धन्यवाद कामाक्षा जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने रखी, और हमारे बच्चों को और टीचर्स को और जो लोग भी इसे सुनेंगे उनको सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन करके। और आपने जो प्रश्न उठाए वो बहुत अच्छे प्रश्न उठाए, तो आप भी को भी बधाई है। आपने अभी कॉपीराइट के संबंध में पूछा, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो पेटेंट पर हमारी बात चल रही है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो कई तरह के काम करते हैं। जैसे हमने कहा, हम जब भी सोचते हैं तो पेटेंट में केवल हमारे दिमाग में आता है कि कोई सामान बनाया होगा और उसका उसका पेटेंट होना चाहिए, या कोई सामग्री बनाई होगी उसका पेटेंट होना चाहिए। लेकिन जो आपने कॉपीराइट वाली बात कही, तो वो भी एक सामग्री को संरक्षण की बात है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हिस्सा है। तो कॉपीराइट में हमारे बच्चे अक्सर कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, और कई बार लेख लिखते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि उनको जो भी लिखते हैं, एक तो पहले उसको डॉक्यूमेंट करें। डॉक्यूमेंट करके अगर आप उसे, कोई वेबसाइट है या आपने कोई चैनल बनाया हुआ है, यूट्यूब है, या किसी और भी तरीके से आप उसे रखते हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ये मतलब मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरा कॉपीराइट है। तो इसके लिए पहले जो आप पेपर कोई लिखते हैं, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप फॉर्मल रजिस्ट्रेशन आपका हुआ हो। आप इवन आपकी वेबसाइट आपने बनाई हुई है, उस पर जो जो सामग्री है वो आपकी सामग्री है। तो बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि आपने कोई अच्छी कहानी लिखी है, और उसमें अभी कहानी छोटी है, लेकिन उस कहानी को से आइडिया लेके किसी ने और बड़ी बढ़िया कहानी लिख दी, लेकिन कहानी का मूल वही है। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपनी अपने जो जो भी आप लिख रहे हैं उसको अभी से कॉपीराइट मानकर चलिए, क्योंकि विचारों पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, और विचारें किसी की संपत्ति भी नहीं होती हैं। लेकिन उसकी संपत्ति जरूर होती है तब तक जब तक वो सबको परमिशन नहीं देता। कॉपीराइट एक्ट ये भी कहता है। तो लेकिन आपके विचार अगर अच्छे हैं और वो लोग उसका उपयोग करना चाहते हो, तो आप भी खुश होंगे। तो एक तो तरीका अभी शुरुआती स्टेज में ये है। बाकी जब आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो उसके लिए ISBN नंबर किताबों से मिलेगा आपको। जर्नल्स होंगे तो वो जर्नल अपने आप में एक कॉपीराइट के प्रतीक हैं। जिस जर्नल ने आपका लेख छाप दिया, जर्नल के पास वो कॉपीराइट आपके आपके साथ साथ है, तो वो अपने आप में एक तरह से का कॉपीराइट है। तो जो हमारे बच्चे लिखेंगे, जब आप किताबें लिखेंगे, तो उसको आपको ISBN नंबर आपको मिलेगा। वो नंबर आपको कॉपीराइट देगा कि ये मैटर। दूसरी बात, तो पूरी दुनिया में अवेलेबल होगा उस नाम से कि ये किताब जो है इस व्यक्ति की लिखी हुई है। तो जब भी कोई पुस्तक लिखें तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड तरीका है रजिस्ट्रेशन का, उसके थ्रू जाएं, क्योंकि आप छपवाते हैं किसी से और इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ये रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। तो वो अगर वो टाइटल किसी ने और ने नहीं लिया है तो वो टाइटल आपको मिल जाएगा। तो जो भी आप उस प्रक्रिया में जाएं, जो प्रकाशक हैं उनसे कहें कि आप ये करें, क्योंकि मैं देखता हूँ बड़ी संख्या में लोग किताबें छापते हैं, लिखते हैं, लेकिन उसको वो कॉपीराइट नहीं करते इस तरह का कि वो पब्लिक डोमेन में रहे, उसको ISBN नंबर नहीं मिलता है। तो उस वजह से उनको वो लाभ नहीं मिल सकते जो लाभ उनको मिलने चाहिए। के बारे में जो पेटेंट के विषय में हम बात कर रहे थे, हमारी बहुत अच्छी स्कीम है भारत सरकार की, जिसे इंस्पायर स्कीम कहते हैं। इंस्पायर मानक स्कीम, और जो कि बच्चों के लिए होती है, जिसमें बच्चों को शुरू में 10,000 रुपये मिलते हैं अगर वो पहले एक आइडियाज़ देते हैं, जिसमें आपके 6 से प्रोटोटाइप के लिए हाँ 10,000 रुपये मिलते हैं अगर आपका विचार सेलेक्ट होता है। तो इस तरह से इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि सारे स्कूल अब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। SCRT इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। 100% रजिस्ट्रेशन हमारा राज्य कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है। और उसमें जो प्रोडक्ट बच्चा बनाता है, जब वो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और नेशनल तक पहुंचता है,
तो उसको अगर वो नेशनल में सेलेक्ट होता है तो उसको भी पेटेंट कराने का काम नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन करती है। अगर वो पेटेंट हो जाता है और वो हो जाता है, तो जो मैं अभी डेटा देख रहा था कुछ पुराना, तो अभी तक जो है तो 227 पेटेंट गए हैं इस इंस्पायर से, और 29 उनमें से पेटेंट हो चुके हैं, और उनमें से काफ़ी कुछ कॉमर्शियल प्रोडक्शन में है। और अभी तो ये नंबर्स क्योंकि बढ़ गया होगा, क्योंकि एक कुछ पुराना डेटा है। तो इस तरह से मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो बच्चों के ये जो मंच है आपके मिले हुए स्कूल में, मैंने पहले विज्ञान प्रदर्शनी की बात की थी, इंस्पायर की बात की, तो इंस्पायर तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, आपको हर स्तर पर मदद मिल रही है, और लास्ट में भी अगर आपका प्रोडक्ट जो आपने बनाया है वो सिलेक्ट होता है तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन आपकी मदद करती है। लेकिन और कई सारे प्रोग्राम हैं जिसमें बच्चे ऐसे मॉडल बनाते हैं कि जो आपको लगता है ये तो इस समस्या का बिल्कुल आसान कर दिया। जैसे अभी राजेश जी बता रहे थे कि कोई ऐसा रोबोट रोबोट हो जाए कि जो अपने आप ही आए, कोई ऐसा सेंसर रोबोट में लगा हो कि उसे दाग अपने आप दिख जाए, दीवार में कहाँ दाग लगे हैं। तो इस तरह की कस्टमाइज चीज़ें हैं, पहाड़ों में चलना, सामान लाना, एक अपने आप में कठिनाई है, उसको कैसे ईज़ी कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन जो लोग दे रहे होंगे, वो अपने तरह के इनोवेशन होंगे। तो विद्यार्थियों को इस तरह की चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि जो आपके घर के आस-पास की समस्या है, आपकी खेती में समस्या है, पानी की समस्या है, आपके गाँव में आवागमन की समस्या है, या और कोई समस्या आपको दिखती है अपने समाज में जो सबकी समस्या है, और उसका कोई समाधान आप सोच पाते हैं और उस पर कुछ कर पाते हैं, तो वो निश्चित रूप से आप सबको स्वीकार होगा, क्योंकि वो आपने स्थानीय समस्या का ध्यान में रखते हुए वो बात उठाई है। अब समस्या वो चमोली की हो सकती है, लेकिन वो लागू पिथौरागढ़ पे भी होगी, क्योंकि वो भी पहाड़ी इलाका है। वो लागू नेपाल में भी होगी, क्योंकि वहाँ भी पहाड़ है। वो लागू भूटान में भी होगी, क्योंकि वहाँ भी पहाड़ है। तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट बनाया तो आपने चमोली में है, लेकिन वो उसका जो इम्पोर्टेंस है, इट विल बी ग्लोबली इम्पोर्टेंट और ग्लोबली एक्सेप्टेबल। तो ये मौका मिलता है अगर आप पेटेंट को समझते हैं, कॉपीराइट को समझते हैं। बड़े अच्छी पेंटिंग्स बच्चे हमारे बना रहे हैं, वो ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं, वो पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि कुछ अपना ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई वेबसाइट बना लें, उसमें अपनी बनाई हुई चीज़ें डालते जाएं। तो कल जो हमारे मार्केट में लोग होते हैं, कुछ ऐसी साइट्स हैं जो परचेज करती हैं आपके चित्र को। अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट कहीं कर रखा है, तो वो साइट को वो उनके रिसर्चर, आजकल एआई है तो एआई खुद ही ढूंढ रही है कि कहाँ-कहाँ इस तरह के चित्र पड़े हुए हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ, ज़्यादा डॉक्टर साहब अच्छा समझेंगे इसको, तो एआई आपको बता देगी कि आपने तो सिर्फ एआई को बताना है कि मुझे इस तरह का चित्र चाहिए। तो वो आपके सामने 1000 चित्र लाके आ सकते हैं फ्यूचर, आज नहीं भी हो रहा हो तो फ्यूचर में ऐसा होगा। अब उन 1000 चित्रों में से जिसकी जो आवश्यकता है वो उसने ले लिया, लेकिन वो पता लगा वो किसी पिथौरागढ़ के बच्चे ने बनाई थी वो पेंटिंग। तो वो फिर उससे कॉन्टैक्ट करेगा कि ये पेंटिंग मुझे आपकी चाहिए, मुझे यहाँ यूज़ करना है इसे। आप बताइए क्या करना है? अब उस पर है कि वो किस तरह से अपने को उसको एक बिज़नेस के रूप में देता है। तो मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि बच्चों के लिए ज़रूरी है कि जो पेंटिंग्स आप बनाएँ, जो लेख आप लिखें, जो कविताएँ आपको लिखें, उन्हें एटलीस्ट किसी वेबसाइट पे डाल दें, और किसी अपने ऐसे में फोरम पर डाल दें जो पब्लिक के सामने हो, ताकि कोई दूसरा वो यूज़ करे तो थर्ड पर्सन भी आपको बता सके कि आपकी ये कविता मैंने वहाँ भी पढ़ी थी। तो तब आपको पता लगेगा कि या आपका ये लेख वहाँ यूज़ हो रहा है, ये कहानी वहाँ यूज़ हो रही है। तो आपके पास, और जनरली लोग करते नहीं हैं, अगर इस तरह की चीज़ डॉक्यूमेंट में होगी तो वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। क्योंकि आजकल बिज़नेस में एथिक्स एक बड़ी चीज़ है, और दुनिया इस पर फोकस कर रही है कि बिज़नेस किया जाए लेकिन नैतिकता के साथ किया जाए, तो आपको लाभ मिलेगा। तो जो मैंने आपको बताया ये बड़ा मंच है, और स्कूलों पर इस पर लगातार बातचीत होनी चाहिए, और मैं तो समझता हूँ कि स्कूल्स को इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए भी काम करना चाहिए कि बच्चे इससे प्रोत्साहित हों कि वो हम अपनी सामग्री कहाँ रखें। वो इंडिविजुअल बना सकते हैं, वो ग्रुप में बना सकते हैं, जैसा भी संभव हो। तो ये जो डिस्कशन मैं समझ रहा हूँ आज हमारे टीचर्स भी सुनेंगे, और हमारे अभिभावक भी सुनेंगे, और हमारे बच्चे भी सुनेंगे, तो उनके लिए एक अवसर होगा कि वो लिखना शुरू करें, वो रचना शुरू करें, वो कुछ बनाना शुरू करें, वो कुछ सोचना शुरू करें। अब कई चीज़ें होती हैं वो कॉपीराइट में नहीं आती है, जैसे आपने किसी मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला निकाला है, तो वो नहीं आएगा। आपने कहा कि ये वर्गमूल निकालना है इस तरीके से। तो इस तरह कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो साइंस की समस्या, थ्योरी में आप एडिशन करते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो दुनिया कॉपीराइट से बाहर रखती है, कि जिसका कोई कॉमर्शियल यूज़ इमीडिएट नहीं होना है। तो ऐसी भी चीज़ें कॉपीराइट से बाहर रखी जाती हैं। तो ये बड़ा अच्छा अवसर है बच्चों के लिए कि वो ये सब और ज़्यादा इसमें रिसर्च करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो मैं अभी ये प्रश्न अगला करने वाली थी कि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा क्रिएटिव हैं सर, इतने रचनात्मक वो हैं, लेकिन वो कैसे इस बात को सीखें या कैसे इस बात तक पहुंच पाएं कि
वो इनोवेशन कैसे कर सकते हैं सर? मतलब उनको उनको कैसे ढूँढना चाहिए? तो ये आपने अपनी इस वार्ता में ही ये वाली बात क्लियर कर दी कि पहले वो समस्या तक जाएँ। तो अगर किसी भी समस्या से उनका सामना होता है तो फिर वो उसके एक इनोवेटिव समाधान की तरफ बढ़ें और यहाँ से ही उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साथ ही साथ उनका ये जो आविष्कार वाला ये जो उनका रास्ता है वो शुरू होता है। तो यहाँ से भी वो शुरुआत कर सकते हैं। अपने आस-पास की समस्याओं के समाधान से वो शुरुआत कर सकते हैं। अपनी रचनात्मकता को वो एक बहुत अच्छा मंच दे सकते हैं, चाहे वो लेखन की फ़ील्ड में हो या फिर वो चित्रकारी हो या फिर कोई भी और ऐसा क्रिएटिव वर्क। और उसको जैसा सर ने कहा कि वो विभिन्न माध्यमों से वो साझा करें, पब्लिक में उसे लाएँ जिससे कि उनके उस विचार को कोई और भी प्रयोग कर पाए। लेकिन अपने विचारों की सुरक्षा के लिए उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे हमें राजेश सर ने बताया कि उसका प्रोसेस क्या होता है और हम उसको किस तरीके से स्टेप वाइज़ कर पाएँगे, कैसे उसको हम सुरक्षित कर पाएँगे, अपने लिए अपने इस अधिकार का प्रयोग कर पाएँगे। तो इसके लिए मुख्य रूप से जो हमारे शिक्षक हैं और जो हमारे अभिभावक हैं, उनका बहुत बड़ा रोल यहाँ पर सामने आता है कि अगर हमारे बच्चे अभी उस लेवल पे नहीं हैं, तो हम उन्हें ये समझ उनके अंदर डेवलप करें कि हमारे पास ऐसा भी राइट है, ऐसा भी अधिकार है कि हम अपने विचारों को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जो हमारा अपना मौलिक है, वो हमारा खुद का रहेगा और हमारी मर्ज़ी के बिना, हमारी इजाज़त के बिना उसे कोई भी प्रयोग में नहीं ला पाएगा। और यहाँ पर मेरा अपने हमारे दोनों आज के विशेषज्ञों से निवेदन है, मेरा आग्रह है सर कि हमारे बच्चों को ज़रूर आप ऐसा जी संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे आज के मंच के जी माध्यम से कि वो किस प्रकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की मदद से अपनी मदद खुद कर सकते हैं बेसिकली? जी सर। जी अ, थोड़ा सा मैं इस डायरेक्शन में आपका क्वेश्चन बहुत ही उचित है और बहुत ही सही है क्योंकि फाइनली हमें थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ जाना है। एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा सा एक कुछ कॉन्सेप्ट्स देता हूँ, बताता हूँ। जैसे कुछ ऐसे हमारे इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल्स में कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं जिनके मैं नाम आपको वैसे ही फ्लोट करना चाह रहा हूँ, जिनको आप गूगल पे सर्च करें। अ, जैसे कि हमने एक कॉन्सेप्ट्स दिया, वो बहुत ही यूनिक था और बहुत ही एप्रिशिएट भी हुआ, विलेज 4.0। आप इसको ढूंढें क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री का फोर्थ रेवोल्यूशंस चल रहा है और हम कह रहे हैं कि हम फोर्थ रेवोल्यूशंस में जी रहे हैं, है ये प्रेजेंट में चल रहा है। और हो सकता है कि जैसे हम थर्ड रेवोल्यूशन में थे, ऐसे हमारे सेकेंड फर्स्ट, हम इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन को देखें हम ना कि रेवोल्यूशंस कैसे कैसे हुए और हम फोर्थ एरा में खड़े हुए हैं। और फोर्थ एरा जो हमारा है वो 12 और 13 टेक्नोलॉजी से पे डिपेंड कर रहा है, जो अभी एरा है इंडस्ट्री फोर्थ रेवोल्यूशन का। तो ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले मुझे लगता है कि सब लोगों को ना थोड़ा थोड़ा गूगल पे जाके इनको पढ़ना है क्योंकि देखो सरवाइव करना है नेक्स्ट 30-40 ईयर्स, ये रेवोल्यूशन रहेगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये उस फोर्थ रेवोल्यूशन का एक छोटा सा पार्ट है, ये एक टेक्नोलॉजी है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सो मेनी अदर्स। लाइक सबसे पहली टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको हम कह रहे हैं आईओटी, है ना। आईओटी है कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके आसपास हैं, ठीक है, उनके साथ हमारा सामंजस्य कैसे बने। देखिए एग्जांपल देता हूँ, लाइक मैं यहाँ बैठा हूँ, इस पोडियम मेरा सामने जो है माइक लगा हुआ है। अब मैं कई बार क्या हो रहा है कि मैं मेरे को ऑटो इस माइक को एडजस्ट करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू माय चेयर हाइट और मेरे खुद की हाइट के हिसाब से। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि ये इसमें कुछ ऐसा इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस मैं लगाऊं कि वो ऑटोमेटिक मेरे माउथ की पोजीशंस चेक करे और अपनी पोजीशंस को अप एंड डाउन ऑटोमेटिकली कर ले। जैसे सर गिम्बल आजकल बच्चे यस यूज कर रहे हैं यस यस जो यस ऑटोमेटिकली खुद ही कर देता है यस अपने यस कैमरे को सेट। यस। राइट। अभी आपने देखा होगा जो जी 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 जो सेल्फी जी वो है, हाँ जी तो सेल्फी के बहुत शौकीन हैं, जी वो लोग यूज कर रहे यूज हैं कर आजकल रहे और हैं। उसके घटनाएं भी हो रही हैं, ठीक है टेक्नोलॉजी, लेकिन वो प्रोडक्ट बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है। तो ऐसा ही इस टाइप के मतलब, तो ये आईओटी है कि आसपास जैसे पानी की बोतल है, अभी हम क्या कर रहे हैं, पानी की बोतल में
हम टाइमर लगा रहे हैं कि भाई एक बटन्स लगे हुए हैं कि मैं आई विल सेट 30 सेकेंड कि मुझे 30 सेकेंड के बाद रिमाइंड कराना है या 30 मिनट के बाद कि मुझे पानी पीना है, पानी की ज़रूरत है। अब अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से ये जो आईओटी एनेबल्ड डिवाइसेस हैं या मेरी वॉच है, स्मार्ट वॉच जो डायरेक्टली मेरे फ़ोन से जुड़ जा रही है, वो डेली मुझे बता रही है कि मैं कितने स्टेप चला, मैं मेरी कितनी कैलोरी बर्न हुई। तो इससे मैं देख रहा हूँ कि भाई आज मैं 700 चला, मुझे 12,000 चलने हैं डेली। तो उससे मैं हेल्थ फिटनेस भी कर रहा हूँ, मेरा बॉडी मास रेशियो भी मेंटेन करके वो बता रहा है, बीपी भी बता रहा है और आप आई थिंक हार्ट रेट भी बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। क्योंकि मोबाइल फोन हैविंग एम्बेड ऑल दी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सेंसर विच इज वो बॉडी के लिए जो नेसेसरी है। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस कि ऐसा पानी की बॉटल बन जाए जिसको मैं जो मेरी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कहना ना कि सबको पानी 4 लीटर पीना चाहिए, ये जेनरिक स्टेटमेंट है। एक्चुअल में अगर आप इनको मेडिकल टर्म्स में जाएंगे तो मेडिकल टर्म्स में आप जाएंगे, हम 3 लोग बैठे हैं, तीनों की बॉडी रिक्वायरमेंट, पानी की रिक्वायरमेंट बॉडी की अलग है। हो सकता है आपका 2.5 लीटर में काम चलता हो और उससे फिट है आप, मैडम का 3 हो सकता है, मेरे को 4 लीटर लगता हो अकॉर्डिंग टू द नीड, मेरे अंदर जो अप डाउन्स हो रहे हैं उसकी वजह से। तो ऐसी बॉटल हो जो मेरी बॉडी के साथ कनेक्ट हो और मेरी रिक्वायरमेंट वाटर की बॉटल डिसाइड करे और कब पिलाना है वो ऑटोमेटिकली लर्न करे मेरी फिजिकल फिजिक्स से और वो खुद मुझे पानी पिलाए। इसको कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक कंप्यूटिंग कि मेरे हिसाब से पानी की बोतल मुझे रिमाइंड कर रही है, आपकी बोतल आपके हिसाब से कर रही है आपकी बॉडी। तो अगर ऐसा कुछ बन जाए तो ये है थॉट प्रोसेस, ऐसी ऐसी चीजें। तो आपको एक आईओटी, उसके बाद एक टेक्नोलॉजी है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद है बिग डेटा। जब ये तीनों मर्ज हो गई तो फोर्थ टेक्नोलॉजी आती है फिर मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बात करूं तो हम पढ़ तो रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, बातें भी दिन रात एआई की कर रहे हैं, बट क्या कोई प्रोडक्ट है जो एआई का हमारी कंट्री ने डेवलप करा है? वो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास अपना डेटा ही नहीं है उस लेवल का। मुझे मैं डेटा कहाँ से ले रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ कैगल यूज, विदेश का डेटा सेट, क्योंकि मशीन लर्निंग को या एआई को डेटा चाहिए पहले, उसको ट्रेन कराओगे ना, सिखाओगे, जैसे हमने सीखा बचपन से कि भाई ये ऐसा दिखता है तो ये एप्पल है, बचपन में सिखाया गया है हमें तो हम ट्रेन है। अगर अचानक कोई फल ले आए जिसको आपने कभी लाइफ में देखा ना हो तो आप उसका नाम नहीं बता पाएंगे अगर आपने वो पहले। तो सिमिलरली यही आर्टिफिशियली क्यूरेटेड नॉलेज। तो आर्टिफिशियली क्यूरेटेड नॉलेज है कि मशीन को मेरे दिमाग को पता है, सीख रखा है उसने, तब वो समझता है। अगर मुझे अभी आप जर्मन लैंग्वेज दिखाएंगे मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं हिंदी पढ़ लूंगा, अंग्रेजी पढ़ लूंगा। क्यों पढ़ लूंगा? क्योंकि बचपन से वो ट्रेन हो रखा है मेरा दिमाग। तो डेटा चाहिए। अब मेरे उत्तराखंड में ऐसे क्या कुछ वेदर का मिल जाएगा क्योंकि वेदर एपीआईज हैं, वेदर स्टेशंस भी लगे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कोई नदियों की मॉनिटरिंग के लिए? हमारी इतनी नदियां हैं जिनमें पानी का लेवल 20 साल में बिल्कुल डाउन चला गया है। इतने नदी नाले हैं जो पहले भर भर के आते थे, सब सूख रहे हैं धीरे धीरे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। तो ये बहुत सोशल प्रॉब्लम है। क्या हम इनके सॉल्यूशन में, छोटे छोटे नदी नाले सूख रहे हैं तो उनके पीछे क्या लॉजिक है? वो डेटा 25 साल का मुझे चाहिए होगा कि कब कब क्या क्या था, कब कितना पानी था, तो मैं मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करूंगा तब बात करूंगा। तो हम कहाँ लैग कर रहे हैं? हम मार्केट में जब तक इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड डिवाइसेस डिप्लॉय नहीं करेंगे जगह जगह, नॉट फॉर वेदर स्टेशन, आई थिंक वी शुड प्लान इट फॉर whom? वी शुड प्लान इन एवरी एस्पेक्ट्स। मुझे फॉरेस्ट मॉनिटर करने हैं तो मुझे फॉरेस्ट के लिए सोचना है। हमने एक आर्टिकल लिखा था फॉरेस्ट 4.0, मैं आपको कुछ बता रहा हूं अगर नोट करना चाहें। फॉरेस्ट 4.0, विलेज 4.0, हाईवे 4.0, जी। एनर्जी सिस्टम 4.0, फैशन 4.0। तो ये ऐसी सीरीज है जिसमें हमने अभी तक आई थिंक मोर देन 30 आर्टिकल्स लिखे हैं विच इज पब्लिश्ड इन टॉप जर्नल्स, मतलब वर्ल्ड की, ग्लोब की बेस्ट टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी 10 इम्पैक्ट फैक्टर। एक हमने फार्मा 4.0 लिखा है विच इज पब्लिश्ड इन 15.7। इंजीनियरिंग में, साइंसेस में, आई अप्रिशिएट कि साइंसेस में लोग 40 इम्पैक्ट फैक्टर भी जाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में इतना, इम्प्लीमेंटेशन में इतना इम्पैक्ट फैक्टर ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट्स देखूं, जैसे हमने फॉरेस्ट के अंदर, मैं बताता हूं एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इंटरनेट ऑफ ट्रीज, कि जब मैं घूमने जाऊं तो एक ग्रुप ऑफ ट्रीज के साथ मैंने ऐसा मैकेनिज्म बनाया हो कि ट्री मुझसे बात कर सके। जैसे मान लिया 100 ट्री का एक ग्रुप बना दिया। अब इतने लोग घूमने जाते हैं, वो वहां गंदगी फैलाकर आ जाते हैं,
बट वो उस जगह के लिए कोई सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते हैं कि पेड़ सूख क्यों रहे हैं, भाई ये पहाड़ के का भी इरोजन्स हो रहा है, वहां से उसकी वजह से पेड़ टूट रहे हैं। तो क्या ग्रुप ऑफ ट्रीज अगर ह्यूमन बीइंग से बात कर सकें, तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम कुछ उन ग्रुप को बांधेंगे, उन ट्रीज को, उनमें सेंसर्स लगाएंगे जिसमें कि वो सोयल कंडक्टिविटी, सोयल एनपीके, फर्टिलिटी, इस टाइप के सेंसर्स होंगे, और वो ट्रीज, ग्रुप ऑफ ट्रीज बताएगा कि मैं खुश हूं या नहीं हूं। कुछ पैरामीटर वो कोडिंग से होगा। यही है एआई, आर्टिफिशियली क्यूरेटेड नॉलेज। वो ह्यूमन ही देगा, ऐसा नहीं है कि वो बना देंगे तो कोई नौकरी कम हो जाएंगी या उससे कोई नुकसान है, नहीं है। बट अगर वो ट्रीज मिल जाए तो 100 विजिटर्स में से एक विजिटर ऐसा होगा, इतना दयालु होगा कि वो उनको अडॉप्ट कर लेगा, बोलेगा भाई इस 100 पेड़ों की मैं रक्षा करूंगा, आई एम द पेरेंट टू दोस। तो हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि क्या ट्रीज का, ग्रुप ऑफ ट्रीज बात कर सकते हैं। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट दिया इंटरनेट ऑफ वाइल्ड थिंग्स, कि जितने जंगली जानवर हैं पूरे उसमें, तो एक ही पेपर के अंदर हमारे 10 कॉन्सेप्ट हैं। इंटरनेट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, एमएफपी जिसको हम कहते हैं। तो अभी तो ये ये सारे आपके जो भी आपने ये वाली नई चीजें जो आप लॉन्च कर रहे हैं, तो सर ये सब भी किसी समस्या के समाधान से मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं, जुड़ी है ना हुई सर? प्रॉब्लम सॉल्विंग है बेसिकली। जी जी तो फिर यहाँ हमारे बच्चों को मुख्य रूप से क्या देखना चाहिए अगर वो आईपीआर की तरफ आना चाहते हैं, या फिर और कुछ इनोवेशन, जब हम बात कर रहे हैं तो सर वो इनोवेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले वो क्या देखें? मीन्स वो एक समस्या को अपने समस्या आसपास को देखें। ढूंढें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हाईवेज में चल रहे हैं, आप रोड्स पे चल रहे हैं, आप विलेजेस में जा रहे हैं, आपको समस्याएं दिख रही हैं, पानी की है, वाटर इसकी, एयर की है, इतने सारे डेंगू से रिलेटेड बीमारियां चल रही हैं इस समय। इवन अभी रिसेंटली हमने एक एम्स ऋषिकेश के साथ के लिए मैंने एक युवा स्पंदन एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, और उसमें बहुत ही अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैक से कॉम्बिनेशन लगा है। तो डॉक्टर संतोष हैं, ही इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, सीनियर है मेरे, बट हमने एम्स के साथ वो इतना अच्छा सॉल्यूशंस क्रिएट किया साइकोलॉजी के लिए, मेंटल हेल्थ। तो उन्होंने एक डेंगू की समस्या, तो हम प्रॉब्लम पहले देखो, डेंगू हो रहा है, हम बहुत लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, बट कोई हम सोच रहे हैं उस प्रॉब्लम के लिए, या हम सिर्फ डॉक्टर के लिए सोच रहे हैं कि मेडिकल वालों की ही जिम्मेदारी है डेंगू को? भाई डेंगू के क्या कारण होते हैं, जगह को साफ करना है। गवर्नमेंट बहुत सारे वो ले रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, जगह जगह पर एड चल रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं कि भाई डेंगू से ऐसे बचना है, सफाई वाली जगह में डेंगू का मच्छर होता है, ऐसे ऐसे आते हैं ना सर। जी जी। लेकिन हम घर पे रह रहे, हमें पता है, लेकिन हम अपना पर्सनल ढूंढ भी सकते हैं, उपाय भी ढूंढ सकते हैं, कोई सॉल्यूशन, जो चाहे एक वेबसाइट की फॉर्म में हम क्रिएट करें कि पुरानी डेंगू की बहुत सारी जो हिस्ट्री है उसको बताते हुए किस किस वजह से हुआ, कंटेंट इकट्ठे करें और हम एक अपना सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम पहले ढूंढनी पड़ेगी, और प्रॉब्लम बहुत है, मुझे लगता है हर जगह प्रॉब्लम है। कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं हाईवेज में इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स हम डेवलप कर सकते हैं, हम एनर्जी से रिलेटेड, हम एयर से रिलेटेड, बहुत सारे सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी। और उत्तराखंड में तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर सबसे बड़ा जरिया है पैसा कमाने का। अभी रिसेंटली हमने एक एनर्जी ड्रिंक क्रिएट की बिच्छू घास से, और मैंने 150 पेड़ मोरिंगा के लगाए हैं अभी अभी, बिकॉज आई एम जस्ट यूजिंग मोरिंगा फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। मोरिंगा को सुपर फूड कहते हैं, जिसमें सारे जो बॉडी को चाहिए सब मिलता है, न्यूट्रिएंट्स है। तो अब मोरिंगा इंडिया की उपज है, इंडिया का पौधा है, लेकिन प्रोडक्ट कौन बना रहा है? न्यूजीलैंड वाले। मैसी यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा हब है मोरिंगा का, वहाँ से बहुत कंपनीज असिस्टेड हैं, और वो क्या कर रहे हैं, मोरिंगा का ही ब्यूटी ऑयल सबसे महंगा है, मोरिंगा का ब्यूटी ऑयल, और सबसे ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। तो हम, हमारी जगह की प्रॉपर्टी की है, जीआई है, आपने कहा था ना सर, जीआई जो है हमारा बिच्छू घास का जीआई है उत्तराखंड का। लेकिन बिच्छू घास भी की जब प्रॉपर्टी हमने चेक की, जो मोरिंगा लेकर आए थे डॉक्टर मलिक, उन्होंने मोरिंगा के बारे में मुझे बताया और मैं यूज करने लगा, और मुझे बहुत बेनिफिट दिखे, और उसने मुझे उसके बहुत अच्छे रिसर्च आर्टिकल उसने छापे, उसने दिखाए। मैंने कहा भाई ये बिच्छू घास पे करो। जब उसने बिच्छू घास को स्टडी किया तो ही इज मोर पावरफुल देन मोरिंगा। तो उन्होंने कहा साहब इसका ही कुछ कर लेते हैं। तो ऐसी सोच चाहिए, ऐसा नहीं है, देखो गांव हर जगह साहब हैं, गैरोला साहब हैं, कितने समय से आप इनोवेशंस टीच कर रहे हैं, और बच्चे सर के पास जाते होंगे, मिलते होंगे, खुश होते होंगे कि सर एक अच्छे इनोवेटर्स भी हैं, मोटिवेटर्स भी हैं, और सोसाइटी से कनेक्ट भी हैं।
हैंड होल्ड करने के लिए आप मोस्ट वेलकम उत्तरांचल यूनिवर्सिटी आए। आपको 100% की असिस्टेंस, प्रोटोटाइपिंग से एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल। हमारे पास 5 करोड़ की सैम एक्सआरडी एफटीआईआर की लैब है, 5 करोड़ की बेस्ट लैब है उत्तराखंड में, सिर्फ वाडिया में है वो सैम मशीन। इवन जितने भी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट, इवन आईआईटी रुड़की में भी है, इन दो के अलावा हमारे पास है। तो हम उसमें आपको सैंपल्स करना है, कोई पौधे से कुछ दवाई बनानी है, आपको नैनो मटेरियल्स बनाना है, नैनो कोटिंग्स करनी है, वो सारी टेस्टिंग मशीन हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा एक बेस्ट चीज मैं बता रहा हूँ, हमारे पास आईपीएफसी अप्रूव हुआ है विच इज ऑफ 1 करोड़ रुपीज। राइट नाउ वी रिसीव 40 लाख रुपीज फंड। वो किस लिए है कि जैसे आपने जो एमएसएमईज हैं, कि मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया, मैं किसी को बेच देना नहीं चाहता, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहता, मैं तो खुद ही बनाकर बेचना चाहता हूँ, तो मेरे को कंपनी खोलनी है। तो आप जब कंपनी खोल लेते हैं तो आपके पास एक उद्यम आधार नंबर आ जाता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन आ जाता है अंडर सेक्शन 8। तो आप वो सर्टिफिकेट लेकर आइए, और आपको कोई भी पेटेंट फाइल करना है तो हम फीस जमा भरेंगे उसकी, उस पैसे से जो गवर्नमेंट ने दिया है। तो इस समय हम 12 टॉप अच्छी एमएसएमईज के कई सारे ट्रेडमार्क और पेटेंट्स और कॉपीराइट और डिज़ाइन हम फाइल कर चुके हैं, और हमने 7-8 लाख रुपए अभी तक 4-5 महीने में वो उनको। तो मैं चाहता हूँ बच्चा जिसको भी प्रॉब्लम में है, लगता है उसके पास कोई सॉल्यूशन आ गया कोई प्रॉब्लम का, वो सर से मिले। सर एक्सेसिबल है, मुझे लगता है सर बच्चों को फ़ोन भी पिक करते होंगे, मैं भी करता हूँ, मैं रात को 2 बजे भी उठा लेता हूँ क्योंकि फॉरेन से भी कॉल आते हैं कहीं। तो मुझ में खुद में है सेल्फ ऐसा कि बच्चों को असिस्ट करना है। चलो हम टीचर रहे, लेकिन बच्चा असली देश का भविष्य है। अगर ये कल कुछ कर लेगा, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा, जिज्ञासु क्यूरियस रहना पड़ेगा। और हमें ऐसे डेडिकेटेड ऐसे हमें सिटीजन्स भी चाहिए, आप दोनों के जैसे, जो हमारे बच्चों को हर समय 24/7 जो अवेलेबल हों। और थैंक यू सर इतनी वैल्यूएबल जानकारी के लिए, और साथ में आपने अपने क्षेत्र से अपनी बहुत सारी इनोवेशंस और अपना जो भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया सर, उसके बारे में भी आपने यहाँ पे साझा किया है हमारे दर्शकों से। और मैं स्विच करूँगी आदरणीय गैरोला सर की ओर कि सर हमारे बच्चों के लिए आपका क्या संदेश होगा सर, as an educationist, as a social worker, as an officer, सर आपका संदेश। मैं तो बच्चों से, टीचर्स से और अभिभावकों से ही चाहिए कि कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक संवेदनशीलता हमें विकसित करनी होगी, और वो संवेदनशीलता का मेरा आशय है कि हमें समस्या पहचानना आना चाहिए, और उस समस्या को बड़े परिदृश्य में देखना आना चाहिए। मतलब वो समस्या केवल मेरी ना हो, हम ऐसी समस्याओं को देखें जो अगर मेरी समस्या तो है, लेकिन वो सबके औरों की भी समस्या हो सकती है। तो ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट तो ये दृष्टिकोण अगर हम बच्चों में विकसित करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक उत्तराखंड से ही कृषक थे, उनका नाम था इंद्रासन सिंह। इंद्रासन सिंह ने एक बार जब अपने खेतों में वो धान को देख रहे थे, उन्होंने कुछ पौधे डिफरेंट पाए उसमें। तो उन्होंने उनके बीज संरक्षित कर लिए और साल दर साल एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने पाया कि ये तो एक नई प्रजाति है। आप सोचिए, किसान जो फॉर्मली ट्रेंड नहीं है साइंस के लिए, और वो कई पौधों में से कुछ पौधे पहचान लेता है, उसके बाद वो उनको एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद वो उनको उन बीजों को पंतनगर यूनिवर्सिटी को देते हैं। बड़े स्केल पे वो अपने कई एकड़ में इसकी खेती करते हैं, पहले देखते हैं कि सच है कि नहीं है। तो पंतनगर यूनिवर्सिटी उसे अच्छा पाती है, और उस चावल का नाम ही इंद्रासन चावल है, और वो बहुत बड़ी संख्या में उगाए जाना। और आप जा सकते हैं, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में ने उनको पुरस्कार भी दिया है इसके लिए, वो जो, और उसका पेटेंट भी है। तो वो अब इंद्रासन जो मैंने बताया, किसान ने वो क्या है बात इसमें, सेंसिटिविटी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। तो हमें ऐसे ही बच्चों में लाने पड़ेंगे कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें, उनकी समस्याओं के बारे में सोच सकें। तो इसमें स्कूल में चर्चाएं हों, हम सामान्य सेशन कर सकते हैं कि हमारे आसपास की सड़कों की क्या समस्याएं हैं, कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो हम स्थानीय लेवल पर हल कर सकते हैं, कौन सी समस्या ऐसी है जिसके लिए कोई टेक्निकल सॉल्यूशन लग सकता है। तो वो विचार कुछ भी हो सकते हैं। जब 100 विचार आएंगे तो उनमें से कोई ना कोई विचार ऐसा हो सकता है कि जो इतिहास बदलने की क्षमता रखता हो। तो इस तरह के सेशन यद्यपि इंस्पायर में होते हैं, वो एक बॉक्स रखा जाता है जिसमें आइडियाज़ रखे जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके हमारे ये रेगुलर होनी चाहिए चीज़ें। वो पर्यावरण की समस्या हो सकती है, वो पानी की समस्या हो सकती है, सड़क की समस्या हो सकती है, वो घर के अंदर स्पेस मैनेजमेंट की समस्या हो सकती है, घर के अंदर जो सामान है उसको यूज़ करना, उनके लिए कोई मशीनी सहायता लगती हो,
जिसके कई सारे उदाहरण डॉक्टर राजेश ने दिए। तो इस तरह की सेंसिटिविटी हमें बच्चों में विकसित करने के लिए पहले खुद को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। और आप जो ये काम कर रही हैं आईपीआर वाला, मैं समझता हूँ कि अभी तक मैं इतने साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ये ही अपने आप में एक इनोवेटिव सोच है कि आपने इतना विशेष टॉपिक लाए और आप निश्चित मानिए कि आपने कई सारे नए लेखक पैदा कर दिए। स्ट्रोक के बाद कई सारे आपने नए चित्रकार पैदा कर दिए जो ये चित्र बनाएंगे। जो मैंने एक उपाय बताया वो इससे आगे का उपाय भी ढूंढेंगे। ये तो मैंने तो एक साधारण उपाय बताया, तो वो उनको संरक्षित करना सीखेंगे, प्रदर्शित करना सीखेंगे। और जहाँ संरक्षित और प्रदर्शित चीज़ें होंगी वो निश्चित रूप से उनमें वो एक बहुत आगे जाएंगी समाज के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी। तो यही मैं बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि थोड़ा संवेदनशीलता बढ़ाइए, अपने ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाइए, चीज़ों को देखने में कारण कारण ढूंढने की पूछिए, प्रश्न पूछना सीखिए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है, ये सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो जब आप इस तरह के मूल प्रश्न करते जाएंगे तो आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आप देखिए, माना जंगल में घूम रहे हैं, आपने देखा सारे पौधे स्वस्थ हैं लेकिन एक पौधे में पत्ते डिफरेंट हैं, तो उसका कोई कारण होगा। तो मन में ऐसे सवाल आने चाहिए कि यही इसी चीज़ का पौधा है, इसमें ऐसी चीज़ क्यों है। आप किसी अपने बड़े से पूछिए, नहीं है तो आजकल अब तो एआई भी आ गया है, उसमें डालिए मैंने ऐसा पौधा, नहीं आया किसी किसी साइंटिस्ट को भेजिए, स्कूल को भेजिए। तो ये उस दिन की घटना हो सकता है आपको उत्तर मिल जाए, लेकिन इस तरह की घटना ने आपको वैज्ञानिक बना दिया है, आपको इनोवेटर बना दिया है, आपको विचारक बना दिया है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो करें वो सोच के करें और समस्याओं को देखना सीखें। वो किसी भी क्षेत्र की हो, वैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, साहित्यिक हो और कुछ चीज़ें हों, और सृजन करने की कोशिश, जिसकी जो जो रुचि है, जो विज्ञान में है वो विज्ञान में सृजन करे, जो कला कला आर्ट अच्छा बनाता है वो नए नए डिजाइन बनाना शुरू करे, नई नई पेंटिंग्स बनाना शुरू करे, जो कविताएं लिखता है वो रोज़ का कुछ ना कुछ लिखे, जो लेख लिखता है वो रोज़ कुछ ना कुछ लिखे, स्टडी करे उस लेख के लिए कि जो बैकग्राउंड चाहिए, उस कविता के लिए जो बैकग्राउंड चाहिए। तो अपने आप से आप ऐसे विचारक बन जाएंगे। कॉपीराइट के युग में आपकी चीज़ों को लोग, आप घर बैठे आपको आपको सम्मान देने आएंगे। बहुत ही अच्छा सर। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा विचार सर आपने यहाँ पर दिया और आपका ये संदेश। और मुख्य रूप से जो यहाँ पर बात निकल कर आई वो ये कि सबसे पहले संवेदनशील बनिए, बी सेंसिटिव टू योर एनवायरनमेंट। तो हमें इको सेंसिटिविटी अपने अंदर लेकर आनी है और बच्चों में भी ये इको सेंसिटिविटी डेवलप करनी है। उन्हें एक ऑब्जर्वर बनाना है, बहुत कीन ऑब्जर्वर बनाना है। वो अपने आसपास के छोटे छोटे परिवर्तनों को देख पाएं, छोटी छोटी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों, चाहे वो हमारे घरों की समस्या हो, हमारे आसपास के जगत की समस्या हो, पर्यावरण की समस्या हो, जीव जंतुओं की समस्या हो। लेकिन उन समस्याओं के प्रति हमें सबसे पहला स्टेप जो होगा वो संवेदनशीलता का होगा। उसके पश्चात हम उस समस्या की जड़ तक गए, उसके कारणों को जानने की कोशिश की और फिर एक संभावित समाधान के विचार के साथ हम बाहर आए। तो ये विचारों की बहुमूल्यता है। हमें अपने विचार को पहले तो खुद महत्व देना है और उसके बाद जब हम एक शिक्षक या एक अभिभावक के रूप में हैं तो वहाँ हमने अपने बच्चों के हर एक छोटे या बड़े विचार को महत्व देना है। क्योंकि हमेशा कहा गया है एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो वो आइडिया, वो जो विचार जो कल को जब मटेरियलाइज होगा तो वो एक प्रोडक्ट के रूप में आएगा। और हमने इस वार्ता में ये भी जाना कि अगर हम उस विचार को केवल अपने तक ही रखते हैं तो भी ये घातक हो सकता है, और उस विचार को बिना मटेरियलाइज किए अगर बाहर ले आते हैं तो भी ये हमारे लिए घातक हो सकता है। तो हम इसको एक सही प्लेटफॉर्म पर रखें, एक सही व्यक्ति या रिसोर्स के साथ साझा करें जिससे कि उस विचार को मटेरियलाइज किया जा सके, उसे एक प्रोडक्ट के रूप में बाहर आने के लिए उसको प्लेटफॉर्म मिल सके और फिर वो हमारी अपनी संपदा होगा, वो हमारी अपनी वैचारिक संपदा होगी, निजी संपत्ति होगी और हमारी इच्छा या हमारी रजामंदी के बिना बिल्कुल भी कोई इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो निश्चित तौर पे हम समाज के लिए एक बहुत उपयोगी संसाधन के रूप में खुद को विकसित कर पाएंगे और हमारे बच्चे जो हमारे देश के कर्णधार हैं, जो हमारे आगे आने वाले लीडर्स हैं, इस इनोवेशन को वो अपने अंदर लाएं, इस स्किल को डेवलप करें कि कैसे वो ज़्यादा इनोवेटिव बन सकते हैं और अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अधिक से अधिक रूप में वो अपने देश को, अपने राज्य को, अपने प्रदेश को दे सकते हैं।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा विश्वास है कि हमारी आज की ये वार्ता जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या बौद्धिक संपदा अधिकार पर थी, आप सभी के लिए अत्यधिक लाभवर्धक साबित हुई होगी। और इसी क्रम में मैं सादर धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे दोनों विशेषज्ञ आदरणीय कुलदीप गैरोला सर तथा आदरणीय डॉक्टर राजेश सिंह सर को कि आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए। आपका सादर धन्यवाद और इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार।